ये मलिक साहब जो हैं, ये जिसको हम कह सकते हैं बार्ण क्रांतिकारी, पैदाइशी विद्रोही। अब हम्म। सतपाल मलिक जिस समय प्रदेश के छात्र नेता थे, मुलायम सिंह यादव जी इटावा में थे, लोग जानते भी नहीं थे कि कौन है। एक समय में वो मुझसे प्रेरणा लेते थे, अब मैं उनसे हम्म। प्रेरणा, क्या और मैं बात। भी अपने कोशिश करूंगा कि मैं भी निकलूं, अपना कुछ योगदान कर सकूं व्यवस्था सर। परिवर्तन के लिए। चौधरी चरण सिंह जी का ये भी कहना था कि हमारा उत्तराधिकारी होगा। जाटों की पश्चिम की बहुत बड़ी सभा में उन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि 1914 में मोदी जी ने क्या वादे किए, 2019 में क्या वादे किए, उन्हीं वादों को बोर्ड पर क्रमवार नंबर लिख के टांग दिया जाए, 2024 का चुनाव इसी में तय हो जाएगा। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर खत्म हो गया, जब वो फर्स्ट क्लास लीडर थे, फर्स्ट क्लास लीडर्स को ही पसंद करते थे। यानी अम्बेडकर साहब को, अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे परिवर्तनवादी महान विद्वान, ग्रेट स्कॉलर को उन्होंने मंत्रिमंडल में लिया। हम्म। कमजोर न हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में लिया, अपने मुखर विरोधियों को मंत्रिमंडल में लिया। वो जी। ए टीम का विपक्ष बनाते थे। आजकल जो दौर है, फोर्थ क्लास का स्टैंडर्ड का नेता हो जाएगा तो फिफ्थ और सिक्स को बनाएगा। इस वक्त जो जाति का दौर चल रहा है, राहुल गांधी के साथ और देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, और अफसोस होता है जब सुनते हैं कि 84 84 साल की उम्र के बौद्धिक लोग आज भी इसलिए जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना कर दी थी। मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही के दौर में जानी चाहिए। अगर संविधान नहीं बचा, न्यायपालिका नहीं बची, जी। आज संस्थाएं नहीं बची, और अगर मेरी व्यक्तिगत मानना है, अगर 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो ये देश हम्म। का 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। वतन की फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। ये पंक्तियां जो मैंने पढ़ी है, एक पुस्तक की पंक्तियां हैं और बहुत खास अंदाज में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। सीरीज का नाम है भारत में छात्र आंदोलन। जब आप युवा आंदोलन की बात करते हैं तो युवा आंदोलन का मतलब छात्र आंदोलन ही होता है। और जब जब छात्र जगा है, जब जब विश्वविद्यालय ने अपनी भूमिका निभाई है, देश और दुनिया में हुक्मरानों की नींव हिल गई। मैं बात कर रहा हूं 60 के दशक के छात्र आंदोलन की। भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में जो हुक्मरान थे उनकी जड़ें हिला दी गई थी। और इस पर अगर भारत में छात्र आंदोलन के इतिहास को देखें तो हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। उनको आप लिविंग लेजेंड कह सकते हैं। सतपाल मलिक साहब का इंटरव्यू हमने किया था और उसमें श्याम कृष्ण पांडे नाम आपने चर्चा सुना था उसमें। आज अम्बेडकर नामा में मौजूद है और उनकी दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, मैं दिखा रहा हूं कि भारत छात्र आंदोलन का इतिहास 2 वॉल्यूम में है। और ये इलाहाबाद से छपी है, सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित हुआ है। और श्याम कृष्ण पांडे साहब इसके लेखक हैं। इन्होंने अपना रॉयल्टी छोड़ दिया है और ये 1200 पेज की किताब है। इस इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये छात्र आंदोलन के इतिहास के बारे में। तो इस पे हम चर्चा लगातार अम्बेडकर नामा पर करेंगे और जाहिर है कि अम्बेडकर नामा बहुत सारे युवा छात्र सुनते हैं, वो सुने और इसका लाभ उठाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और छात्रों की, शिक्षकों की क्या भूमिका होती है समाज और राजनीति में, इसको समझे बेहतरीन तरीके से। आज श्याम कृष्ण पांडे साहब अम्बेडकर नामा में मौजूद हैं। किताब का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो साथी भी किताब पढ़ना चाहें
तो ज्यादा महंगी नहीं है, 1200 पेज की किताब है। आप मंगवा सकते हैं साहित्य सम्मेलन प्रयाग से, और वहां से मिलेगी। मैंने भी किताब मंगवाई है पूरे छात्र आंदोलन के बारे में। और श्याम कृष्ण पांडे साहब 60 के दशक में छात्र आंदोलन के बड़े चर्चित नाम, बड़े नेता रहे हैं। इसलिए उनसे एकदम लाइव ये समझना कि छात्र आंदोलन क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, ये सब समझना और जानना बेहद जरूरी है अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा पे। जी, सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रतन लाल जी। सतपाल मलिक साहब से जब मैं बात कर रहा था तो आपकी हम्म। बात करते करते एकदम वो बहुत ही ऊर्जावान हो गए। मलिक और साहब। उन्होंने आपके, हाँ मलिक साहब ने, जरा सतपाल मलिक साहब के बारे में आपकी जो संस्मरण है, मेमोरीज हैं, वो आप जरा बताइए। आपको उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया था जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, और बवाल मचा था उसी पर मेरठ वो असल में जब छात्र संघ के अध्यक्ष बने में। जी। तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि आपको उद्घाटन करना है। तो मैंने उनको पत्र का जवाब दिया कि किसी मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री या किसी बड़े आदमी से कराइए छात्र संघ का उद्घाटन। उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं आओगे तो उद्घाटन रुका रहेगा, आप जब तक तारीख नहीं दोगे। क्या बात फिर है। चल के आ गए हमारी श्रीमती जी से, उन्होंने कहा फिर अल्टीमेटली मैं वहां गया, उद्घाटन किया हमने उनके छात्र संघ का। हमारा कहने का मतलब ये था किसी मुख्यमंत्री या बड़े केंद्रीय मंत्री से आप कराओगे, उसकी पब्लिसिटी अच्छी होगी, अखबारों में अच्छा छपेगा। लेकिन मलिक साहब की मंशा दूसरी थी। दूसरे ही दिन, जिस दिन उद्घाटन भाषण हुए, दिन में उनकी कैबिनेट और कमेटी की मीटिंग थी सीमित। शाम को मेरठ कॉलेज के मैदान में आम सभा थी। तो उस आम सभा में लगभग पूरे मेरठ के विद्यार्थी उतर आए थे। मैं समझता हूँ संख्या 75,000 1 लाख भी हो सकती है। और हम लोगों की तो मंशा ही थी कि संघर्ष हो। तो कुल मिला जुला कर मलिक साहब के हम लोगों के भाषणों को ये असर हुआ कि दूसरे दिन मेरठ में हजारों की तादाद में जुलूस निकल पड़े। जुलूस, लाठीचार्ज, ये सब वो दौर लंबा चल गया 1967 का। ये मलिक साहब जो हैं, ये जिसको हम कह सकते हैं बार्ण क्रांतिकारी, पैदाइशी विद्रोही। और उस समय पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्यपाल मलिक उसके, मैं कहूँ एकदम हीरो थे छात्रों के। और दूसरे उनके बाद थे वो राज बब्बर, आगरा में थे, जो बाद छात्र नेता की बात फिल्म में गए, फिर समाजवादी हुए, फिर राजनीति में आए, राज बब्बर साहब ये। लेकिन मुख्य नाम सत्यपाल मलिक का था, जो मेरठ कॉलेज से उभरा था। और वही उभार था जो मलिक साहब के फिर आगे के जो दौर है सब मालूम ही है, सर्वविदित हैं। विधायक हुए, सांसद हुए, लोकसभा में रहे। विधानसभा में जब वो सदस्य थे तो बिना कोई दिन विधानसभा की रपट ऐसी नहीं अखबारों में छपी जिसमें सत्यपाल मलिक मलिक का नाम न हो। रोज, यानी विधानसभा में प्रतिदिन उनका हस्तक्षेप रहता था। वे बड़े अच्छे विधायक भी रहे। बचपन में ही उनको उनके पिताजी नहीं रहे थे, और जी। बहुत कठिन परिस्थितियों में वो खड़े हुए आगे बढ़े। चौधरी चरण सिंह जी के एक समय में चौधरी चरण सिंह जी का ये भी कहना था कि हमारा उत्तराधिकारी होगा। जाटों की पश्चिम की बहुत बड़ी सभा में उन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी। लेकिन बाद में हर बड़े आदमी के साथ कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं। अंततोगत्वा उनके बेटे विदेश से पढ़कर लौटे, और कमान फिर चौधरी चरण सिंह जी की उनके हाथों में गई। और सत्यपाल मलिक जी को अपना अलग रास्ता ढूंढना पड़ा। मलिक साहब जो हैं, अब आप अगर उनसे मिले हैं तो आपने उनकी स्थिति को भी देखा होगा। उनके पैर की क्या हालत है, शरीर की क्या हालत जी। है।
इसके बावजूद वो शख्स व्यवस्था परिवर्तन के लिए और इस देश में लोकतंत्र को संरक्षित करने के लिए इस आयु में भी वो जगह जगह दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। अब एक समय में वो मुझसे प्रेरणा लेते थे, अब मैं उनसे प्रेरणा, क्या तो मैं बात। भी कोशिश करूंगा कि मैं भी निकलूं, अपना कुछ योगदान कर सकूं व्यवस्था सर, परिवर्तन की। एक सवाल मैंने सतपाल मलिक साहब से पूछा था और वही सवाल आपके सामने रखता हूँ। हम्म, मैंने उनसे पूछा था कि आप समाजवादी युवजन सभा में थे और हम्म, समाजवादी लोग वैचारिक रूप से सेकुलर होते हैं, लेकिन आप हम्म। बीजेपी में कैसे चले गए? मतलब आरएसएस बीजेपी में क्या सिर्फ एंटी कांग्रेसिज्म की वजह से कहीं भी जाया जा सकता है? ये नहीं, सवाल उनसे मैंने पूछा। राजनीति में कभी कभी परिस्थितियां ले जाती हैं। अच्छा। कांग्रेस में जा नहीं सकते थे उस समय, कांग्रेस हम्म। उनका प्रथम वो था। दूसरा जो लोकदल था चौधरी चरण सिंह का, फिर मुलायम सिंह का, वो इनको पचा नहीं पा रहा था। अब हम्म। सतपाल मलिक जिस समय प्रदेश के छात्र नेता थे, मुलायम सिंह यादव जी इटावा में थे, लोग जानते भी नहीं थे कि कौन है। एक हम्म। समस्या ये हो जाती है, देखिए ऐसा है कि राजनीति में जो फर्स्ट क्लास आदमी है वो सेकंड क्लास का चयन करेगा, हम्म। जो सेकंड क्लास नेता है वो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास का चयन करेगा। मतलब वो ऐसा चयन करेगा कि लोग उसकी श्रेष्ठता को माने कि हाँ ये हमसे श्रेष्ठ है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर खत्म हो गया, जब वो फर्स्ट क्लास लीडर थे, फर्स्ट क्लास लीडर्स को ही पसंद करते थे। यानी अम्बेडकर साहब को, अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे परिवर्तनवादी महान विद्वान, ग्रेट स्कॉलर को उन्होंने मंत्रिमंडल में लिया। हम्म। कमजोर न हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में लिया, अपने मुखर विरोधियों को मंत्रिमंडल में लिया। वो जी। ए टीम का विपक्ष बनाते थे। आजकल जो दौर है, फोर्थ क्लास का स्टैंडर्ड का नेता हो जाएगा तो फिफ्थ और सिक्स को बनाएगा। और ये आप देख भी रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और अपने से जो ज्यादा प्रबुद्ध हैं, ज्यादा श्रेष्ठ हैं, उनको सबसे पहले वो राजनीति से विदा करेगा। अब देखिए अडवाणी जी और जो मार्गदर्शक मंडल में, और बीजेपी जिन चेहरों के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में या प्रदेश की राजनीति पहचानी जाती थी, वो सारी की सारी स्लेट ही बदल गई, वो सारी की सारी स्लेट बदल गई। तो ये राजनीति का दुर्भाग्य भी है। बात सतपाल कहाँ मलिक थी? साहब से आपकी बात होती है और हाँ? मैं समझता हूँ कि आपकी और मलिक साहब की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी आने वाले समय में। कैसे आकलन करते हैं अपनी भूमिका के बारे में और सतपाल मलिक साहब के बारे में? विषय विषय बहुत गंभीर है, और विचार वही है जो आप कह रहे हैं। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, व्यवस्था परिवर्तन के दौर को कैसे समझा जाए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, असत्य को सत्य घोषित कर देना। पूंजीवादी शक्तियां जबरदस्त तरीके से सत्ता पक्ष के पास हैं, धन का अंबार लग गया। जहां 500-500 फाइव स्टार होटल बन रहे हैं, एक मंजिले विद्या मंदिर, लाखों विद्या मंदिर देश में 4 मंजिले हुए चले जा रहे हैं। जहां बिना किसी हिसाब के बड़े बड़े ग्लोबल टेंडर सुपुर्द किए जा रहे हैं, जहां अरबों खरबों की संपदा इकट्ठा है, जहां 30-32 मीडिया चैनलों पर कब्जा है, हर अखबार पर कब्जा है। अब देखिए ये जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का आंदोलन चल रहा था, किसी भी अखबार में 1 महीने तक आंदोलन की खबर नहीं छपी। अब जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन के लाठीचार्ज की खबर को अखबार वाले दबा नहीं सकते थे, सारा देश थू थू करने लगता। उस दिन जाके पहली बार जंतर मंतर में पहलवान खिलाड़ियों की न्यूज पहली बार छपी है। मैं घर पर अखबार देखता था, अपने कार्यालय जाता तो वहाँ
कई अखबार आते हैं, सब देखता था। एक लाइन इन महिला खिलाड़ियों के बारे में नहीं छपी। संसद उस दिन लाठीचार्ज हुआ, तब से तो उनकी खबर छपनी शुरू हुई। मैं ये कह ही रहा था मित्रों, ये इस पर बहुत सोच विचार की बात होगी। हाँ, मेरे अभिन्न साथी हैं। जी और मैं ये कह रहा था कि जो कार्यक्रम का विचार आपके मन में है भविष्य की योजना के लिए, ये मिल बैठ के बनानी होगी। जी सारी बातें बिना विमर्श के सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती। जी जी और हम अक्सर सोचते थे कि कुछ करके जाएं। अब आप उस दिशा में हमको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आपसे करवाऊंगा सर, मैं पीछे मैं और संजीव पांडे साहब खड़े रहेंगे, और आपके एक और मित्र हैं जेपी सिंह साहब इलाहाबाद में, हाँ। उनका अक्सर मैं इंटरव्यू करता हूँ। हम्म। अगस्त में प्रोग्राम होने से पहले आपकी किताब पर मैं आपसे 20 वीडियो बनवाऊंगा, और आपको आगे बात करनी है इलाहाबाद में छात्र आंदोलन, पटना में छात्र आंदोलन, कहाँ कहाँ छात्र आंदोलन कैसे हुआ, इस पे हमारे यंगस्टर दोस्तों को बताना है आपको। वो, हाँ, एक बात, इस पुस्तक पर 4 शोध हो चुके हैं। जी और 5वां शोध जो है इलाहाबाद के गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहा है, वो भी करीब पूरा होने को है। जी दूसरे, इसकी एक उपलब्धि ये रही है कि हमने जैसे राष्ट्रीय स्तर पर छात्र आंदोलन के दस्तावेजीकरण का काम किया, इसी पुस्तक का आधार लेकर लोग प्रांतीय स्तर पर हम्म। विस्तार के साथ अपने प्रांतीय स्तर के आंदोलनों पर भी लोग लिख रहे हैं। अब जैसे हमने 1905 का उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, असम में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, कल, कल असम में क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ, 42 में क्या हुआ, 32 में क्या हुआ, उसी लोग उसके उन्हीं अंशों को निकाल कर अपने यहाँ विस्तार दे रहे हैं प्रांतीय उसको। आंचलिक स्तर पर लिख रहे हैं। इसका विस्तार हुआ है। लेकिन इस वक्त सारी परिस्थिति उलट है। ये जागरण कैसे हो, शुरुआत कैसे हो, ये चिंतन का विषय है, विमर्श का विषय है। हम लोग बैठ के इस पर बातचीत करेंगे। सर, और अच्छा लगा, और लगातार आप हर वीकली शो आपका एक मैं करूंगा छात्र आंदोलन के ऊपर ही। इस किताब का जब रिवाइज एडिशन आएगा मैं आपका सहयोगी बनूंगा, उसमें कुछ और भाषणों में डालेंगे, और थोड़ा देखेंगे कि पिछले 20 सालों में छात्र आंदोलन के साथ क्या हुआ है। इसका सॉफ्ट कॉपी जरूर रखिएगा। और दोस्तों, श्याम कृष्ण पांडे साहब हैं। मैंने कहा कि छात्र आंदोलन जब पढ़ा जाएगा भारत में, तो ये लिविंग लेजेंड है। इनके पूरे अनुभव को अम्बेडकर नामा डिजिटलाइज करेगा, इनसे बातचीत करके आपके पास सारा इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहेगा। क्या मैं सर, आज समझ चलते रहा हूँ चलते। कि जी मैं समझ रहा हूँ कि पुस्तक आपके पास है। जी। आप विद्वान प्रोफेसर हैं। उसके अंश जहाँ आप उचित समझें, आप अपनी तरफ से उसको प्रस्तुत करते रहें। नहीं, वो मैं कर दूंगा, लेकिन आपसे बातचीत करना जरूरी है। और दूसरी बात, चलते चलते चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, नहीं। सतपाल मलिक साहब से मैंने ये सवाल पूछा था कि आपके लिए तो हल्ला है कि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है और ना मुझे कोई पद चाहिए। नहीं, नहीं, चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन में कोई योगदान हो सके तो जरूर करना चाहेंगे। क्या? चुनाव तो शुक्रिया सर। कथमपि नहीं। चुनाव जी कथमपि नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। नए जनरेशन के नए नेता कम से कम तैयार किया जाए, और इसके लिए जो भी भागीदारी आपकी होगी, हमारी होगी, अम्बेडकरनामा की होगी, वो भागीदारी हम लोग जरूर पूरा करेंगे। नए जमाने के नए लीडर्स, और छात्र आंदोलन से बहुत सारे नेता निकले हैं, लेकिन हर देश प्रदेश हर जगह छात्र आंदोलन को, विश्वविद्यालयों को डिमोलिश करने की
तैयारी चल रही है। मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक विमर्श का विषय है कि छात्र आंदोलन से निकले नेताओं ने ही छात्र आंदोलन को कैसे दबा दिया। इसमें शोध जारी रहे। श्याम कृष्ण पांडे साहब की बहुत ही शानदार किताब आई है हमारे पास, कई एपिसोड तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन इनसे लगातार बातचीत करते हम इनके अनुभव अगले एपिसोड में जब इनसे मिलेंगे तो सिर्फ बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब श्याम कृष्ण पांडे साहब स्टूडेंट थे, अध्यक्ष थे, इलाहाबाद में क्या चल रहा था, और आज इलाहाबाद जो कि ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, आज 400% वहां पर फीस वृद्धि हो गई है। कैंपस में पुलिस जा रही है, छात्रों को पीटा जा रहा है। पूरा प्रशासन जो है छात्र आंदोलन और छात्रों के दमन में लगा हुआ है। अगला एपिसोड पांडे साहब के साथ छात्र आंदोलन इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में छात्र आंदोलन, उसका इतिहास और वर्तमान। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।